दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सोमेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट के बाद में नेपाल के अंदर ये जो लीडरशिप क्राइसिस खड़ा हुआ है उसके बारे में। लेकिन हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले, कल यूनाइटेड नेशन में भारत वालों ने स्विट्जरलैंड वालों को ये जो पेला है उस पे यूनाइटेड नेशन में भारत के जो बंदे बैठे हुए हैं, जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी तारीफ करना तो बनता है। क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि यूनाइटेड नेशन की ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका इस वक्त 60वां सेशन चल रहा है। और इसी सेशन के दौरान स्विट्जरलैंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने ऑल ऑफ द सडन, मतलब लिटरली बिना किसी कारण के, जब उसकी बोलने की बारी आई तो भारत को उसने ये ज्ञान बांटा कि भैया भारत को अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ना सिर्फ मेजर्स लेने चाहिए बल्कि उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस पे भी इन लोगों ने चिंता व्यक्त करी, जो लिटरली मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि भाई साहब साल 1947 में भारत आजाद हुआ था और अभी चल रहा है साल 2025। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे डेटा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से अपने मोबाइल में चैट जीपीटी, गूगल का जो एआई है, ट्विटर वाले का जो एआई है, फेसबुक वाले का जो एआई है, जो भी एआई ऐप आप यूज करते हो, आप उस ऐप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि भैया भारत के अंदर ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसका साल 1947 में भारत की आबादी में टोटल नंबर और टोटल परसेंटेज क्या था, और आज यानी कि साल 2025 में भारत की आबादी में उसका टोटल परसेंटेज और टोटल नंबर क्या है। मतलब लिटरली दुनिया के जितने भी देश हैं, तमाम देशों में से भारत एकमात्र वो देश है जहां पे किसी माइनॉरिटी ने इस लेवल पे ग्रोथ करी है। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ ये माइनॉरिटी खुद बल्कि पूरी दुनिया ये माइनॉरिटी वाले इश्यू पे ना सिर्फ भारत को गालियां बकती रहती है बल्कि समय समय पे ज्ञान बांटते हैं वो अलग। और रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो भाई साहब ऐसा है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले जितने भी मुस्लिम युवा और लीडर्स इस देश के अंदर रह रहे हैं उनमें से आज की तारीख में ना तो कोई जेल में है और ना ही किसी की जान को हिंदुओं से खतरा है। वहीं नुपुर शर्मा, नाम तो सुना होगा, उसे आज भी अपनी जान बचाने के लिए ना सिर्फ छुपना पड़ रहा है बल्कि उसका समर्थन करने वाले तक का ये लोग गला काट गए। तब आप ही बताओ कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसका खतरे में है। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड वालों ने बिना मतलब के भारत वालों को ये ज्ञान बांटा, इस वजह से भारत वालों ने सोचा कि साहब इस बार तो इनके मुंह पे थूक ही दिया जाए। और लिटरली भारत वालों ने थूक भी दिया, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई इस बकवास का जवाब देते हुए भारत की ओर से त्यागी जी ने ये बात बोली कि भैया ऐसा है कि यूएनएचआरसी की ये जो प्रेसिडेंसी स्विट्जरलैंड वालों को मिली है, सबसे पहली बात तो स्विट्जरलैंड वालों को ये फालतू चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय और फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने के बजाय एक तो इस प्रेसिडेंसी का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरा भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने से बचना चाहिए। प्लस रही बात समस्याओं की, तो भारत का तो पता नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर ये जो रेसिज्म, सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन और जीनोफोबिया की जो समस्या चल रही है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ एक बहुत ही डाइवर्स और वाइब्रेंट नेशन है। इस वजह से अगर स्विट्जरलैंड चाहे तो ये रेसिज्म, जीनोफोबिया और ये जो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन स्विट्जरलैंड के अंदर हो रहा है, इससे निपटने के लिए भारत स्विट्जरलैंड की मदद करने के लिए तैयार है। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. जी हाँ, ये कहते हुए भारत ने लिटरली स्विट्जरलैंड के रिप्रेजेंटेटिव के मुंह पे थूक दिया, और थूकना बनता भी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो पुलिस फोर्स है ना भाई साहब, ये लोग आज भी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ना सिर्फ रेशियल फेसेस का यूज करते हैं बल्कि इनमें से मेजोरिटी लोग नाजी और व्हाइट सुप्रीमेसी के जो ग्रुप्स हैं इनके मेंबर्स हैं। इनफैक्ट यूएन वाले खुद इन्हें रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। सो इनके खुद के घर में इस टाइप की समस्या चल रही है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय ये लफंगे हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। सो भारत वालों ने बहुत सही निपटाया। नाउ अब बात करते हैं नेपाल के बारे में।
क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि 5 स्टार होटल से लेके पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक को फूकने और पुलिस वालों से लेके लीडर्स तक को दौड़ा दौड़ा के मारने के बाद में अब वैसे तो नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, लेकिन कलेश अभी भी चालू है। वो कलेश हो रहा है इंटरिम लीडरशिप के सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि प्रधानमंत्री और बाकी के लीडर्स को तो मार कूट के इन लोगों ने पिछले 3 दिन में भगा दिया, बट देश चलाने के लिए लीडरशिप तो चाहिए। लेकिन ये जो नई लीडरशिप वाला पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 दिनों में नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट किए हैं, ये लोग एक मत नहीं है। इनफैक्ट पूरा का पूरा ग्रुप अब 3 भागों में डिवाइड हो चुका है, जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब भी पावर वैक्यूम क्रिएट होता है तो इस तरीके के डिवीजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि क्योंकि नेपाल के अंदर कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है और तेल के कुएं हुए भी नहीं है, इस वजह से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होने के बाद में नेपाल की लीबिया जैसी हालत नहीं होने वाली। बट फिर भी लीडरशिप के सिलेक्शन को लेके डिवाइड तो है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लीडरशिप के सिलेक्शन को लेके नेपाल के अंदर इन प्रोटेस्टर्स के बीच में डिवाइड देखने को मिल रहा है, इससे ये बात बहुत हद तक साबित होती है कि पिछले 3 दिनों में नेपाल के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, हो सकता है इन प्रोटेस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत बाहरी इन्फ्लुएंस रहा हो, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाहरी इन्फ्लुएंस तो होगा। लेकिन इन प्रोटेस्टर्स का जो मेजोरिटी तबका है वो जेन्युइनली नेपाल की एक्स लीडरशिप से परेशान था और इसी वजह से इन्होंने जेन्युइनली प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। तभी यहाँ पे ये नई लीडरशिप के सिलेक्शन को लेके बहस हो रही। अदरवाइज जिस तरीके से प्रोटेस्ट के इमीडिएट बाद बांग्लादेश में अमेरिका वालों ने अपने छर्रे का नाम डाल दिया था और बाद में उसी को लाके बिठाया, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी किसी पपेट का नाम पहले ही दिन फिक्स हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब के प्रोटेस्ट के अंदर जो जेन्युइन फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। नाउ अब अगर हम लोग लीडरशिप की बात करें तो इस वक्त तो कुल मिला के 3 नाम मार्केट में आ रहे हैं। सबसे पहला नाम तो नेपाल की जो एक्स चीफ जस्टिस है, बोले तो मिसेस सुशीला कार्की जी, उनका नाम आ रहा है। इनके साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये एक्स चीफ जस्टिस है, जिसकी वजह से अनुभव भी है, प्लस छवि भी अच्छी है और जमीन पे सपोर्ट भी है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का एक बहुत बड़ा तबका इनका ये कहते हुए विरोध कर रहा है कि इनकी जो एज है ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा है, बल्कि इस वजह से ये नेपाल का जो यूथ है, नेपाल के यूथ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। नाउ अब सेकंड नाम जो आ रहा है वो आ रहा है काठमांडू के मेयर का, जिन्हें नेपाल की ये जो जेनजी पॉपुलेशन, इसमें से मेजोरिटी ना सिर्फ अपना लीडर मानती है बल्कि बंदा यंग भी है, अभी सिर्फ 35 साल ही उम्र है। प्लस मोस्ट इंपोर्टेंटली ये बंदा नेता बनने से पहले नेपाल के अंदर रेपर हुआ करता था, और क्योंकि भाई साहब पहले रेपर हुआ करते थे, इस वजह से ऑब्वियसली नेपाल का जो यूथ है वो खुद को डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट करके देखता है। सो इन्हें इंटरिम लीडर बनाने के लिए ऑलमोस्ट सभी सहमत है। बट ये जो बालन शाह साहब है वो खुद इस वक्त लीडर नहीं बनना चाह रहे। भाई साहब इंटरिम लीडर की सीट को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। प्लस बालन शाह साहब खुद भी नेपाल की जो एक्स चीफ जस्टिस है, बोले तो मिसेस सुशीला कार्की जी, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनका पर्सनल ओपिनियन एक बहुत समझदारी भरा और सही फैसला है, जिस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन नेपाल के इंटरिम लीडर की इस दौड़ में तीसरा नाम आ रहा है कुलमंग घिसिंग जी का, जो एक तो नेपाल की इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के एमडी रह चुके हैं, प्लस इनकी एक क्लीन लीडर की छवि भी है। इतना ही नहीं, जब ये अपने पद पे थे उस वक्त इन्होंने नेपाल के अंदर जो पावर क्राइसिस था, उस पावर क्राइसिस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी किया। सो इस वजह से प्रोटेस्टर्स का एक तबका इन्हें इंटरिम लीडर बनाने की मांग कर रहा है। इनफैक्ट अभी की सिचुएशन में इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। बट इनका पर्सनल ओपिनियन, यहाँ पे ये लोग इंटरिम लीडर को चुनने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बेवकूफी है। क्योंकि देखो ऐसा है कि इंटरिम लीडर को आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चुन रहे हो, आप इंटरिम लीडर को चुन रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, बोले तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने। इन 3 महीनों में इस इंटरिम लीडर को मोटे मोटे 3 काम करने हैं। एक तो प्रोटेस्टर्स ने 3-4 दिनों में ये जो रायता फैलाया है, इस रायते को समेटना। सेकेंड, दुनिया प्लस अपने जो पड़ोसी नेशंस हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना। एंड थर्ड, नेपाल के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। देन नेपाल के वो तमाम युवा जिन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, वो नेपाल के अंदर रिजीम चेंज किया है, वो लोग जो भी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उन्हें वो तमाम चेंजेस अपने द्वारा वोट डाल के चुने गए लीडर की मदद से लाना चाहिए, ना कि इंटरिम लीडर की मदद से। क्योंकि उस कंडीशन में आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और उन चेंजेस की लेजिटिमेसी भी बनी रहेगी। बट जिस तरीके से अभी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि जितने भी चेंजेस हैं वो इंटरिम लीडर लेके आ रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो मेरे हिसाब से इन लोगों को अभी ये चीज एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए कि भैया हम लोगों को इंटरिम लीडर जो है उसे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चुनना है। और क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इंटरिम लीडर चुन रहे हो, जिसे एक तो ये रायता समेटना है, प्लस दुनिया के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, और तीसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, इस वजह से इनका पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे एक युवा इंटरिम लीडर चुनने के बजाय एक अनुभवी इंटरिम लीडर आप लोगों को चुनना चाहिए। बोले तो एक्स चीफ जस्टिस साहिबा जो है वो बेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक्स चीफ जस्टिस है वो नेपाल की, इस वजह से एक तो थोड़ी सी लेजिटिमेसी है, प्लस अनुभव भी है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली आस पड़ोस दुनिया में कॉन्टेक्ट
अटैक भी है। सो नेपाल को लेके पिछले 3-4 दिनों में दुनिया के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, उनके लीडरशिप की पोजीशन पे होने से ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्डअप हो जाएगा और फिर 3 महीने में इलेक्शन करवा लो। उसके बाद में आपको युवा बुजुर्ग जो भी लीडर चुनना है चुनाव में खड़ा करो, चुन लो। सो मेरे हिसाब से ये प्रोसेस बहुत अच्छी है। जल्दी से जल्दी इंटरिम लीडर को सिलेक्ट करो और उसमें भी ये जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल बेस्ट पर्सन है। इन्हें ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी ग्लोबल लेवल पे लेजिटिमेसी नहीं है, तो फिर उसे दुनिया के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हो सकता है बैकडोर डील्स करना पड़े और इस सिचुएशन में कहानी बिगड़ जाएगी। सो चीफ जस्टिस साहिबा मेरे सबसे बेस्ट पर्सन है। बट अगेन जो होगा वो तो ऑब्वियस बात है नेपाल के लोगों की मर्जी से होगा और इस वक्त ये मर्जी 3 भागों में डिवाइडेड है और इन तीनों में से किसका सिलेक्शन होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।